This class is Michelson-Morley experiment, which is taken under special theory of relativity. In this online class, I am talking to why Michelson-Morley experiment is used in this topic and how it is useful in relativity, especially in special theory of relativity, which is developed by Einstein after 1905. So first of all, I am talking to Michelson-Morley experiment in relativity, how it is come in relativity, why it is used in relativity, while I am knowing that this topic is already I am discussed in optical physics in BSc part 2. तो आइए बात करते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है क्या। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट चूँकि हम जानते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट 2 ऑप्टिक्स में हमने पढ़ रखा है। इसमें हम पढ़ते क्या हैं, इस एक्सपेरिमेंट का हम वहाँ पे यूज़ क्या करते हैं। माइकलसन मोरले ने वहाँ पे यूज़ किया इस एक्सपेरिमेंट का और उसने दिखाया कि कैसे फ्रिंज शिफ्ट करती है, कैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट करती है किसी मीडियम में और एक दूसरे के साथ अगर मल्टी वेव्स हैं तो एक दूसरे के साथ वो कैसे सुपर इम्पोज करती है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमेना को रिप्रेजेंट करती है। तो वहाँ पे हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, लेकिन अब हमें ये रिलेटिविटी में पढ़ना पड़ रहा है। तो रिलेटिविटी में इसका मेन पर्पज़ है कि क्या स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, 3 लाख मीटर, तो क्या ये हमारी चेंज होती है रिलेटिविटी के टर्म में या हमारी कांस्टेंट रहती है। माइकलसन मोरले ने इसी एक्सपेरिमेंट में ये खोजने की कोशिश की कि जब कोई लाइट सन से निकलती है तो वो बिना माध्यम के ट्रेवल कैसे करती है। इसलिए क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और हमें पता है कि कोई भी वेव किसी माध्यम में ट्रेवल करती है तो वहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। कुछ इस तरीके से वेव का फॉर्म हमारा मीडियम में डेवलप होता है। तो पहले तो हमें पता था कि कोई मीडियम है ही नहीं है। फिर यहाँ पे माइकलसन ने एक ईथर नाम का मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर, ये मान लिया कि पूरे यूनिवर्स में जहाँ जहाँ भी लाइट हमारी जाती है वहाँ क्या है, हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर है, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें तैरती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे एक हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पे ये सेंटर में सन है और इसके चारों तरफ ये हमारा अर्थ है। अर्थ रिवोल्व इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अर्थ के ऊपर लाइट हमारी पहुंचती है तो एक नियत टाइम लेती है, निश्चित समय लेती है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा मीडियम है जिसके रिस्पेक्ट में हमारी लाइट या उस मीडियम में हमारी लाइट ट्रेवल करती हुई अर्थ तक सन से आती है। तो इस मीडियम का नाम उन्होंने ईथर दिया और मान लिया कि एक ईथर नाम का मीडियम है जो कि यहाँ तक कि वैक्यूम में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं, निर्वात, वहाँ भी ये माध्यम हमेशा एग्जिस्ट करता है क्योंकि लाइट हमारी वहाँ भी ट्रेवल कर सकती है। क्योंकि लाइट हमारी क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कुल मिला के लाइट हमारा एक वेव का ही फॉर्म है, एनर्जी का रूप है, लेकिन वेव के फॉर्म में वो मीडियम में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारी अर्थ हो गया और ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें ये सारी की सारी पिंड, जिसको हम टेरेस्ट्रियल बॉडी कह सकते हैं, ये हमारे तैरते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हमने रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है जो कि आइंस्टीन ने इसको आधार बनाया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है c डैश इज इक्वल टू c प्लस v, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं सेम डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए उनकी वेलोसिटी किस प्रकार से घट जाती है और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कैसे उनकी जो रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इस बारे में
ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है सी डैश इज इक्वल टू, यानी रिलेटिव स्पीड चेंजेस फॉर लाइट इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी अगर हमारी जो लाइट है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, जिस दिशा में मान लो पृथ्वी हमारी यहाँ होती और इसी डायरेक्शन में हमारी यहाँ पे सन रेज ट्रेवल कर रही हैं, पृथ्वी की वेलोसिटी v है, लाइट की वेलोसिटी c है, तो सेम जब डायरेक्शन में चलती हैं तो वेलोसिटी एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड आएगी v डैश इज इक्वल टू, या c डैश मान लेते हैं इज रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट c डैश, तो वो c डैश इज इक्वल टू c माइनस v हो जाएगी। जबकि इन अपोजिट डायरेक्शन अगर हमारी अर्थ यहाँ पे है और इस दिशा में मूव कर रही है और स्पीड ऑफ लाइट इस दिशा में है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो c प्लस v हो जाएगी। ये हमें पहले से ही पता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें न्यूटन ने काम किया। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने शुरू में बेसिक लॉस ऑफ फिजिक्स को डेवलप किया, जिसको आइंस्टीन बाद में आफ्टर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वो खारिज कर देते हैं रिलेटिविटी में। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यानी इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास है कि इट वाज सपोज दैट अ हाइपोथेटिकल मीडियम जिसका नाम है ईथर। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसका नाम ईथर है, वो एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर इवन इन वैक्यूम, हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि वो वैक्यूम में भी एग्जिस्ट करता है। एंड इट वॉज एज्यूम दैट ईथर इज़ एट रेस्ट, और हम ये मान लेते हैं कि ईथर एक ऐसा मीडियम है जो स्थिर अवस्था में रहता है, जिसके सापेक्ष बाकी जो पिंड हैं वो अपनी अपनी गतियों को पूरा करते हैं। तो इट इज़ एज्यूम दैट ईथर इज़ एट रेस्ट, ये हम मान लेते हैं ईथर हमारा रेस्ट कंडीशन में रहता है। एंड हेवनली बॉडीज लाइक अर्थ, हेवनली बॉडीज अर्थ हुआ, मून हुआ एंड एट्सेट्रा, जितने भी हमारे ग्रह उपग्रह हैं ये सभी इस हाइपोथेटिकल मीडियम में मूव करते हैं, तैरते हैं थ्रू इट विदाउट डिस्टर्बिंग इट, यानी ये जितने भी पिंड हैं सभी इस मीडियम में फैल जाते हैं, यानी मूव करते हैं और इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर है वो एक कांस्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसके सापेक्ष सभी बॉडी इधर से उधर मूव करती हैं, और ऐसी कंडीशन में इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता। दस ईथर, ईथर क्या है, ईथर इज provided a fixed frame which relative to which the speed of light is same in all direction। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ईथर एक ऐसा माध्यम है जिसके सापेक्ष जो सूर्य की किरणें हैं या प्रकाश की किरणें हैं उनकी जो वेलोसिटी है लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड, वो हमारी कांस्टेंट रहती हैं। बट अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ तक तो हमको पता है कि ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वहाँ पे जो स्पीड होती हैं हमारी घट जाती हैं या बढ़ जाती हैं, वो डिपेंड करता है कि अगली बॉडी किसकी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द स्पीड ऑफ लाइट in a frame moving with constant velocity v relative to stationary ether is and is given by c dash is equal to c plus minus v। कहने का मतलब है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी ऐसे फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है उसके सापेक्ष या तो c प्लस वी होगी या तो c माइनस वी होगी। c प्लस वी तब होगी जब स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रेम ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं तो जो उनकी वेलोसिटीज़ हैं एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये तो हमारा
बेस है, बैकग्राउंड ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, यानी उनके एक्सपेरिमेंट डेवलप करने का यही आधार है, ईथर का एग्जिस्टेंस, और ये चेक करना कि क्या स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग दिशा में बदलती है, यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस और नॉट चेंजेस, ये चेक करना इनका मेन पर्पस था। अब जो C प्लस वी और C माइनस वी है वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर फ्रेम इज मूविंग, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्रेम हमारी किस दिशा में मूव कर रहा है, क्या वो लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या वो लाइट के विपरीत मूव कर रहा है। तो इस आधार पे ये C प्लस वी हो जाता है और C माइनस वी हो जाता है। इसको हम C डैश मान सकते हैं, C डैश इज इक्वल टू C प्लस वी एंड C डैश इज इक्वल टू C माइनस वी। अभी आपको बताया, ये आप पहले से ही जानते हैं, C प्लस वी कब होगा एंड C माइनस वी कब होगा। एंड देयरफॉर इट टेक डिफरेंट टाइम, जब जो रिलेटिव स्पीड है वो अलग अलग हो गई, यानी एक बार C प्लस वी हो गई, एक बार C माइनस वी हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर इट टेक डिफरेंट टाइम्स टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस, यानी एक निश्चित दूरी दे दी जाए लाइट को अलग अलग दिशा में तय करने के लिए, तो जब उनकी रिलेटिव स्पीड अलग है तो वो दोनों दिशाओं में अलग अलग टाइम टेक करेंगे उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बिटवीन। तो अगर ऐसा होता है तो दस रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अर्थ एंड ईथर कुड बी डिटरमाइंड, तो ऐसी स्थिति में जो रिलेटिव वेलोसिटी है ईथर और अर्थ के बीच में, यानी अब यहाँ पे ईथर को हम फिक्स मान लेते हैं, उस ईथर के अंदर अर्थ हमारा सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, अर्थ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो रिलेटिव वेलोसिटी है अर्थ की उसको हम मेज़र कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अर्थ के रिस्पेक्ट में हम स्पीड ऑफ लाइट को भी चेक कर सकते हैं कि लाइट हमारी क्या अलग अलग एक ही डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में ट्रेवल करती है। अगर वो अलग अलग टाइम में ट्रेवल करती है तो क्या उनकी रिलेटिव स्पीड भी अलग होती है और सेम होती है। तो इसको कॉन्सेप्ट, इसको बेस बनाते हुए माइकलसन मोरले ने अपना एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया, जिसको हम पहले से ही जानते हैं। अब ये जो भी अरेंजमेंट होगा वो किसी लेबोरेटरी में होगा, वो लेबोरेटरी कहाँ रही होगी, वो अर्थ पे एग्जिस्ट करती रही होगी, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जो कि माइकलसन ने किया था। इसको हमने सेकेंड ईयर में देखा था कि ये क्या है, एस इज़ द सोर्स ऑफ लाइट थ्रू विच अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इज डेवलप। एक ऐसा सोर्स है लाइट का जिसके पास सेम यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट डेवलप होती है और वो चारों दिशाओं में बिखर जाती है। तो हमको चारों दिशाओं की बीम ऑफ लाइट से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल और केवल एक सिंगल बीम से मतलब है जो कि स्लिट पे इंसिडेंट होती है। यहाँ पे एक स्लिट लगा हुआ है जिसका नाम यहाँ पे पी रखा हुआ है। एक लाइट बीम जो कि यस से डेवलप होती है, यस क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, तो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट डेवलप होती है, वो स्लिट पे इंसिडेंट होती है, स्लिट पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ से इसके दो भाग हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा प्लेट है वो सेमी सिल्वर्ड होता है, आधा सिल्वर होता है आधा ट्रांसपेरेंट होता है। तो आधे भाग से एक बीम डेवलप होती है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चली जाती है, दूसरा जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट है वहाँ से एक लाइट बीम निकलती है और वो सामने की तरफ मूव कर जाती है। यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, यहाँ वाला मिरर M1 है जो कि फिक्स होता है, यहाँ M2 है जो कि वेरिएबल होता है, या हम उसको कह सकते हैं कि एडजस्टेबल होता है। इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी द मूविंग स्क्रू सेट कर सकते हैं। अब चूंकि पृथ्वी के पास एक स्पीड है तो ये पूरा का पूरा फ्रेम हमारा मूव करता है। तो एक स्थिति में हमारी पहली स्थिति ये है कि लाइट बीम हमारी यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इस स्लिट पे आ जाती है और यहाँ से ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जहाँ से दोनों सुपर इम्पोज कर जाते हैं।
सुपर इम्पोज कर जाते हैं, इंटरफेरेंस फिनोमिना डेवलप करते हैं। इंटरफेरेंस फिनोमिना में क्या होता है कि दो बीम ऑफ लाइट यानी जब दो वेव्स हैं एक दूसरे के साथ सेम फेज में वो सुपर इम्पोज करते हैं यानी मिक्स हो जाते हैं, तो एक हैवी इंटेंसिटी हैवी वेवलेंथ की लाइट को डेवलप करते हैं और वो टेलीस्कोप के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा अर्थ पे हो रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट को माइकलसन मोर्ले ने अलग अलग टाइम पीरियड में कई बार दोहराया और ये चेक करने की कोशिश की कि क्या स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है या डिफरेंट हो जाती है। तो इन्होंने इसको गर्मी में पहले टेस्ट किया और सी की वैल्यू निकालने की कोशिश की, यानी वो जो डेल्टा टी हमको निकालना है इसमें कि अगर सेम ही डिस्टेंस को ये लाइट बीम हमारी एक बार T1 टाइम में कवर करती है, एक बार T2 टाइम पीरियड में वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम डेल्टा टी निकालते हैं। ठंडियों में निकाला, अलग अलग स्थितियों में इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया और एट लास्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि देयर इज़ अ नो रिलेटिव चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब C इज़ ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रेम्स और फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। इसी को हमें चेक करना है, तो इतना काम आप कर लेंगे पहले। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का इंट्रो यानी उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब वो एक्सपेरिमेंट का हम अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं। अब आगे के क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी अरेंजमेंट को हम कैसे रोटेट कराते हैं, कैसे पाथ डिफरेंस निकालते हैं, कैसे वेवलेंथ पाथ डिफरेंस के बीच रिलेशन क्रिएट करते हैं और रिलेशन क्रिएट करने के बाद T1 T2 निकाल के डेल्टा टी को हम निकाल के उसके बाद वहाँ पे ये मेज़र करने की कोशिश करेंगे कि क्या सी सेम है या डिफरेंट है। सो थैंक यू। We will talk about next portion of this topic in next video. Thank you.